Hello everyone, this is Dr. Dimple Khosla, Assistant Professor, Department of Commerce, Dayal Singh College, Karnal. Today we will learn about elements of cost, methods and techniques of cost accounting. By the end of this video, you will be able to understand elements of cost, overheads, component of total cost, and methods and techniques of cost accounting. So let us start with elements of cost. When we want to produce a product, it requires a lot of expenditure in terms of raw material, human resource, power, machinery, and lot of other elements. Total cost thus arrived is composed of different payments made for different goods and services necessary for the production of a product. What does it mean? कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको बनाने के लिए हमें बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स करने पड़ते हैं। सबसे पहले रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता है, फिर लेबर लगानी पड़ती है उस रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए, पावर का यूज होता है, मशीनरी का यूज होता है और बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जिससे रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में बदला जाता है। जो टोटल कॉस्ट होती है वो इन सभी खर्चों के लिए जो हमने पेमेंट्स की हैं डिफरेंट पार्टीज को, उन सब के एडिशन को बोलते हैं। So these different parts of cost of production is known as the element of cost. So graphically it is element of cost, material, labor, expenses. तीन तरह के एलिमेंट हो गए, पहला हो गया मटेरियल, दूसरा लेबर और तीसरा एक्सपेंसेस। और इलैबोरेट करें इसको तो तीन एलिमेंट्स को फर्दर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मटेरियल कुड बी डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्सपेंसेस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। सो वी विल स्टार्ट विद व्हाट इज मटेरियल। कोई भी कमोडिटी जो हम बनाते हैं, कोई प्रोडक्ट जो हम बनाते हैं, वो बिना रॉ मटेरियल के नहीं बन सकता। सो वॉट एवर इज स्पेंट ऑन मटेरियल इट बिकम्स द पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ दैट कमोडिटी। मटेरियल भी दो तरह का हो सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डायरेक्ट मटेरियल कौन सा है। डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल है जो प्रोडक्ट को बनाने में डायरेक्टली यूज होता है और वो फिनिश्ड प्रोडक्ट का पार्ट बनता है। जैसे हमने फर्नीचर बनाया और फर्नीचर को बनाने में हमने वुड का यूज किया, तो जो वुड है वो फर्नीचर के लिए रॉ मटेरियल है। इसी तरह से कॉटन जो है वो क्लोथ बनाने के लिए रॉ मटेरियल है। बिल्डिंग बनाने के लिए सीमेंट और ब्रिक्स को यूज किया जाता है। सो द मटेरियल दैट इज टू बी अप्लाइड इन कंप्लीटिंग एनी कॉन्ट्रैक्ट और वर्क और एनी प्रोसेस इज कॉल्ड द डायरेक्ट मटेरियल। व्हाट इज इनडायरेक्ट मटेरियल? इनडायरेक्ट मटेरियल वो है जो प्रोडक्शन की हेल्प करता है, यानी कि मेन रॉ मटेरियल जिससे हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो रॉ मटेरियल बिना इनकी हेल्प के कंप्लीट प्रोडक्शन नहीं हो सकती। जैसे इट इज स्पेंट फॉर होल एंटरप्राइज एंड नॉट फॉर सम स्पेशल यूनिट, जॉब और प्रोसेस, कि ये सभी सारे यूनिट के लिए है, सिर्फ एक जॉब या एक प्रोसेस के लिए नहीं है। जैसे लुब्रिकेंट यूज हो रहे हैं मशीनरी में, यूज फॉर रनिंग द मेंटेनिंग द मशीन। Some direct material are used in production in too much less quantity, due to which it is difficult to calculate per unit cost, and hence these are included in indirect material. For example, thread, gum, nail. हम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो छोटी छोटी क्वांटिटी में यूज होती हैं और वो इतनी उनकी जो वैल्यू है वो कम है कि हम उसको अगर बाइफरकेट करके टोटल प्रोडक्शन में पर यूनिट कॉस्ट में निकालना चाहें तो वो मुश्किल प्रोसेस हो जाता है। इसलिए उस तरह के मटेरियल को, जैसे कील, पेच, धागे, गोंद, इन सबको हम किस में डाल देते हैं? हम इनडायरेक्ट मटेरियल में डाल देते हैं। The next comes is labor. Labor is the second main element of cost. It is also termed as wages, which means the amount paid to the workers for their services. हमारे पास जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसमें से एक लेबर ही है जो एक्टिव फोर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो बाकी रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता है। यानी कि रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में अपने आप नहीं बदल सकते, उसके ऊपर कोई मजदूर, कोई लेबर, कोई काम करेगा तब वो रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड्स में ट्रांसफर होगा। और जो वर्कर इस काम करते हैं उनको जो पेमेंट दी जाती है दैट इज नोन एज लेबर, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट वेजेस। और ये लेबर भी दो तरह की होती है, एक डायरेक्ट और दूसरी इनडायरेक्ट।
What is direct labor? Those labor which actively take part in the production or which can be identified or attributed wholly to a particular job, product or process or expended in converting raw material into finished product is called direct labor. क्या मतलब हुआ कि जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बदलने के लिए डायरेक्टली काम कर रहा है। जैसे मैंने बताया अभी कि फर्नीचर के लिए हमने अगर लकड़ी ली तो वो लकड़ी उसके लिए डायरेक्ट रॉ मटेरियल थी। अब जो कारपेंटर उसको बना रहा है फर्नीचर को, वो कारपेंटर डायरेक्ट लेबर हो गई। So you can see from here the labor of carpenter for making furniture, labor of weaver in weaving the clothes. It is to be noted that abnormal wastage of time or abnormal idle time is excluded from the cost of total direct labor. यानी कि abnormal wastage और abnormal idle time को हम direct labor में count नहीं करेंगे, उसको आगे पढ़ेंगे अभी। Now what is indirect labor? The labor who is not engaged on the actual production of the product is called indirect labor, as the labor of chowkidar, storekeeper, foreman, watchman, etc. Indirect labor is included in the factory cost. Other examples of indirect labor are wages of idle time, holiday wages and overtime wages. अभी हमने बात की कि जो प्रोडक्ट को बना रहा है डायरेक्टली, वो जो वर्कर जिसको हम पे करेंगे उसे तो हम डायरेक्ट लेबर कहेंगे, लेकिन जहां पर वो काम कर रहा है उसको कोई पानी पिला रहा है, उसकी कोई देखरेख कर रहा है, कोई वॉचमैन है जो डायरेक्टली प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं कर रहा लेकिन वो असिस्ट कर रहा है, तो उसे हम कौन सी लेबर बोलते हैं? इनडायरेक्ट लेबर। थर्ड आता है आपका अदर एक्सपेंसेस। This is the third element of cost. It includes all those expenses which are other than material and labor. मटेरियल और लेबर को छोड़कर जो भी कोई खर्चा है उसको हम थर्ड कैटेगरी में डाल देते हैं, जिसको हमने कहा अदर एक्सपेंसेस। The cost of service provided to an undertaking and the notional cost of the use of owned asset is termed as other expenses. किसी भी तरह के सर्विसेज प्रोवाइड करना और जो हम अपनी एसेट्स को यूज कर रहे हैं उनको यूज करने के लिए हमें जो पे करना पड़ रहा है, वो हर तरह का खर्चा हमारा किस में आएगा? अदर एक्सपेंसेस में। एंड अगेन द अदर एक्सपेंसेस आर आल्सो ऑफ टू टाइप्स लाइक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम अदर चार्जेबल एक्सपेंसेस के नाम से भी जानते हैं। It includes all expenses other than direct material or direct labor which are specially incurred for a particular product or process. अगर हम ये बता पाएं कि ये खर्चा इसी प्रोडक्ट को बनाने में हुआ है तो हम ये कहेंगे कि ये डायरेक्टली इस प्रोडक्ट से रिलेटेड है। लेकिन जहां हम ये नहीं बता पाएं कि यहाँ पर 10 प्रोडक्ट बन रही है, ए प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा, बी प्रोडक्ट को बनाने में इसका कितना खर्चा और सी में कितना हिस्सा है, तो वो इनडायरेक्ट में जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड एक्साइज ड्यूटी, रॉयल्टी, architects or surveyor fees, expenses on design or drawings or patterns or models, experimental expenses, project expenses, hire charges of special equipments obtained for a contract, repairs and maintenance of plant and equipments obtained on hire, traveling expenses to the site, etc. And these should be added in the prime cost. And what are indirect expenses? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जिनको हम ऑन कॉस्ट भी कहते हैं और ओवरहेड्स भी कहते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट ऑन कॉस्ट वर्ड इज नोन एज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड ओवरहेड्स इज आल्सो द सेम, and these are not related with particular production and so are called indirect expenses or supplementary expenses. Direct versus indirect expenses. अकॉर्डिंग टू ICMA, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो हैं जिनको हम किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर के लिए बता सकते हैं कि ये खर्चा इसी काम के लिए, इसी सेंटर के लिए हुआ। जबकि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस हैं जिनको सीधा सीधा एलोकेट नहीं किया जा सकता, बल्कि उनको डिफरेंट कॉस्ट सेंटर्स में बांटा जाता है किसी पर्टिकुलर बेस के आधार पर। नाउ देयर इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड इफ यू सी दिस इज एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। तीन तरह से इसको हमने बांटा कि पहला पार्ट है मटेरियल, दूसरा लेबर और तीसरा एक्सपेंसेस। मटेरियल के आगे दो हिस्से किए, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर के दो, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर।
एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब देखिए 3 ग्रीन हाईलाइट किए हुए हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों को जब हम मिलाते हैं तो हमारे पास आती है रिजल्टिंग फिगर प्राइम कॉस्ट। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास आते हैं ओवरहेड। और किसी भी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट को जब हम बनाएंगे तो प्राइम कॉस्ट में सब तरह के ओवरहेड्स ऐड करेंगे तो वो हमारे पास निकल के आएगी टोटल कॉस्ट। सो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में 3 पार्ट हुए, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। मटेरियल के 2 हुए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, लेबर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्सपेंसेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तीनों डायरेक्ट ऐड कर दिए तो क्या बना, प्राइम कॉस्ट, और तीनों इनडायरेक्ट ऐड किए तो क्या बना, ओवरहेड्स। और प्राइम कॉस्ट और ओवरहेड को ऐड करके वी विल गेट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। So now let us understand what is overheads. According to ICMA, the aggregate of indirect material cost, indirect labor and indirect expenses is known as overheads. पीछे ग्राफ में भी समझा हमने अभी इसे, वही रिपीट किया है। Overhead is equal to indirect material, labor and indirect expenses. So what are the classification of overheads? According to functions, overheads can be classified into 3 categories. One is factory overheads, office and administrative overheads, selling and distribution overheads. So let us first understand what are factory overheads. These expenses are concerned with production और factory. जितने भी खर्चे हम प्रोडक्ट को बनाने के लिए फैक्ट्री में करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस करते हैं, वो सारे खर्चे हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स कहलाते हैं। इनको हम फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, वर्क ऑन कॉस्ट, वर्क ओवरहेड्स, मिल ऑन कॉस्ट, शॉप ऑन कॉस्ट या फाउंड्री ऑन कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। These overheads include indirect material, indirect labor and indirect factory expenses. Second है office and administrative overheads. The production work is done in the factory, but to assist it, the office and administrative work is done. जितने भी प्रोडक्शन से रिलेटेड काम होते हैं उन सब का जो ऑफिस वर्क होता है वो सारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक करता है। तो सो द एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कनेक्शन विद ऑफिस आर नोन एज ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। द नेक्स्ट कम्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। व्हेन द प्रोडक्ट इज रेडी, the next job is to place it into the market for sale. जब प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गई, अब क्या काम है, अब उसको बेचना है। To distribute the goods to various wholesalers and retailers and to attract the customers towards the product, the expenses are done and these expenses are known as selling and distribution expenses. जब प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गई और अब हम उसको होलसेलर्स को, रिटेलर्स को या जो भी एजेंट्स हैं हमारे जिनके थ्रू हम कस्टमर्स तक उसको पहुंचाना चाहते हैं, तो जो भी खर्चा उसको बेचने और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किया जाता है उसे हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कहते हैं। Now see what is the components of cost. So here you see I have written prime cost. प्राइम कॉस्ट के बारे में मैंने आपको अभी भी बताया था कि तीनों डायरेक्ट चीजों को ऐड कर दीजिए, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनको ऐड किया तो हमारे पास क्या बन गई, प्राइम कॉस्ट। देन सेकंड कंपोनेंट है इसका वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट कैसे आएगी, पिछले रिजल्ट में प्राइम कॉस्ट, पिछला रिजल्ट क्या था, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में हमने ऐड करना शुरू किया इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स। जब इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड्स को प्राइम कॉस्ट में ऐड करते हैं तो रिजल्टिंग फिगर जो आती है वो कहलाती है वर्क कॉस्ट। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगेन पिछला रिजल्ट क्या था, वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट में हमने नेक्स्ट सेट ऑफ एक्सपेंडिचर ऐड किया, वो था ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। वर्क कॉस्ट में ऑफिस एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे तो जो निकल कर आएगी वो होगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और लास्ट कंपोनेंट क्या है, टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट कैसे बनेगी, पिछला रिजल्ट अगेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जिसमें हमने ऐड किया है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सो फाइनली द कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट आर प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड टोटल कॉस्ट।
So after the elements of cost, next we will study what are the different methods or types of cost accounting. The need of every business organization is not same. So for different types of needs, different methods of costing have been developed so far. कि हर बिजनेस में आप एक ही तरह का सिस्टम अडॉप्ट नहीं कर सकते, तो अलग अलग नेचर के हिसाब से, अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से, अलग अलग सर्विसेज के हिसाब से उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग मेथड्स यूज किए जाते हैं. According to CIMA official terminology, basically there are two methods of costing, and that are specific order costing and operating costing. What is specific order costing? The basic costing method is applicable where the work consists of separate contract, job, batch, each of which is authorized by a special order or contract. बाय द नेम वी कैन अंडरस्टैंड. नाम क्या है? स्पेसिफिक ऑर्डर, यानी कि स्पेशल किया गया ऑर्डर. अगर कोई हम जॉब वर्क करवा रहे हैं, कोई चीज बैचेस में बना रहे हैं जो ग्रुप्स में बनती हैं, या हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी को देना है, तो वो स्पेसिफिकली ऑर्डर देके किया जाता है. तो इसीलिए ये सब कौन सी कैटेगरी में आते हैं? स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग. इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होंगी? नंबर 1 इट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, नंबर 2 जॉब कॉस्टिंग, number 3 batch costing, and number 4 target costing. First of all, what is contract costing? Contract costing are undertaken in those industries where the work is done according to the customer's particular specification. It is taken generally for long duration which may extend even more than one accounting period. आप देखिए कि अगर कोई सड़क बनाने का, कोई पुल बनाने का कोई कॉन्ट्रैक्ट लेता है, तो वो जरूरी नहीं है कि 2 महीने 3 महीने का, वो हमेशा एक लंबे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. तो कॉन्ट्रैक्ट किसी स्पेसिफिक काम के लिए लिया जाता है, किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए लिया जाता है, और जनरली ये 1 साल से ज्यादा के होते हैं. ए कॉन्ट्रैक्ट टेकिंग फर्म कैन रन मोर देन वन कॉन्ट्रैक्ट एट द सेम टाइम. एक फर्म जो काम ही यही करती है कि कॉन्ट्रैक्ट लेती है, तो जरूरी नहीं है कि वो एक ही टाइम में एक ही कॉन्ट्रैक्ट पे काम करे. इट कैन टेक अनदर कॉन्ट्रैक्ट्स, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जहां पर काम होता है वो साइट अलग अलग जगह पर होती है. Therefore, each contract is considered as a separate unit for the purpose of calculation of cost. The example of industries using contract costing are civil engineering, shipbuilding, building constructions, and aircraft manufacturing, etc. Next comes job costing. It is normally regarded as a contract of small size. है तो कॉन्ट्रैक्ट ही, लेकिन एक छोटी अमाउंट का है. द जॉब कॉस्टिंग इज टेकन बाय द इंडस्ट्रीज दैट प्रोड्यूस मेड टू ऑर्डर प्रोडक्ट्स और सर्विस. एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है. आप लोग स्टिचिंग करवाते हो कपड़ों की, तो कपड़े की स्टिचिंग करवाने के लिए आप टेलर के पास जाते हैं, उसको आपने एक छोटा सा जॉब दिया, उसने काम कर दिया आपका, उसके बाद आपने उसको पेमेंट कर दिया. दैट इज एन एग्जांपल ऑफ जॉब कॉस्टिंग. Each job is of a different nature. Jobs are done within the factory premises. These are normally of small value and small duration. The example of job costing are stitching of cloth, printing, painting, software making, research projects, etc. In this system, first of all, the quantity to be produced is estimated, and then an estimation is made for the required expenditure which is to be incurred for completing the job, and so that the cost is determined. क्या मतलब कि इस सिस्टम में पहले क्वांटिटी कितनी बनानी है उसका अंदाजा लगाया जाता है, उसके बाद उसके ऊपर कितना खर्चा होगा उसका अंदाजा लगाया जाता है, और उसके बाद उस जॉब की कॉस्ट को फिक्स किया जाता है. नेक्स्ट कम्स बैच कॉस्टिंग. Batch costing system is applied in those industries where the products are produced in batches or in groups. जैसे हम लॉट बोलते हैं कि कोई प्रोडक्शन हम जब करने जा रहे हैं, तो वो एक मशीनरी है जो मान लीजिए 50 चीजें एक बारी में निकालती है. तो हम ये कहेंगे कि एक लॉट 50 यूनिट्स का निकला. अगर एक यूनिट लॉट में कोई एरर आ गया, एक में मिस्टेक आ गया, तो 50 के 50 यूनिट्स में मिस्टेक आएगी. The batch maintains its identity throughout one or more stages of production. Costs are collected and analyzed according to batch numbers, and the batch-wise costs are ascertained. The example of industries using batch costing are medicine, pharmaceutical industries, confectionery industries, etc.
जहां पर चीजें लॉट में बनती हैं उसको हम बोलते हैं बैच कॉस्टिंग. नेक्स्ट कम्स टारगेट कॉस्टिंग. In target costing, the opinion of expert is taken to fix the cost price of big contracts. This is done before the actual work is started. The price of fixed is called target cost. The tenders are filled for the contract and the contractors who bids the lowest price gets the contract. Contract की तरह ही होता है. एक टारगेट होता है कि ये यहाँ पर इसके लिए बिड लगनी है, आप लोगों से मंगवाया गया है कि आप अपनी बिड भरिए, जो सबसे कम बिड भरेगा उसको वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा. नेक्स्ट कैटेगरी कम्स इज ऑपरेशन कॉस्टिंग. अभी हमने जो बात की थी दैट वाज स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग. नाउ द नेक्स्ट इज ऑपरेशन कॉस्टिंग. The basic costing method applicable where goods or services result from a sequence of continuous or respective operations or processes to which costs are charged before being averaged over the units produced during the period are known as operation costing. अभी तक हमने जो बात की दैट वाज रिगार्डिंग सम कॉन्ट्रैक्ट, कि कोई कॉन्ट्रैक्ट पे काम मिला, कोई जॉब मिला, कोई बैच किया, हमने उसके ऊपर काम किया. अब हम बात कर रहे हैं एक सिंपल प्रोडक्शन की, कि हमने किसी प्रोसेस से कोई चीज प्रोड्यूस की. वो हो सकता है सिंगल प्रोसेस से निकले, वो हो सकता है मल्टीपल प्रोसेस से निकले. हमने जिस भी तरीके से उस ऑब्जेक्ट को बनाया है और अब हमने उसकी कॉस्ट निकालनी है, तो उसको हम बोलते हैं ऑपरेशन कॉस्टिंग. This include the following. Number 1, it is process costing. Number 2, unit costing. Number 3, operation costing. Number 4, departmental costing. Number 5, multiple costing. So let us start with process costing. When any item is processed through different processes or different stages of production to reach up to the point of finished product, and every process can be separated from the previous one, then the producer has the curiosity to know profit at every stage of process. For this purpose, process costing method is utilized. This system is applied by chemical industries, sugar industries, paint industries, etc. In this system, costs are accumulated for each process. Accumulated costs are then averaged over the units produced during the period. So let us elaborate it. कि मान लीजिए एक हलवाई मिठाई बनाता है और एक हलवाई सिर्फ खोया बनाता है. जो खोया बना रहा है उसके लिए खोया उसकी फिनिश्ड प्रोडक्ट है, लेकिन दूसरे हलवाई के लिए वो जो मिठाई भी बनाता है, खोया फिनिश्ड प्रोडक्ट भी है और रॉ मटेरियल भी है. यानी कि वो दो प्रोसेसेस यूज कर रहा है. पहले प्रोसेस में वो खोया निकाल रहा है और दूसरे प्रोसेस में वो उस खोए से मिठाई बना रहा है. तो खोया डायरेक्ट भी बेच सकता है वो, और खोए की मिठाई भी बना सकता है. तो क्योंकि वो खोया डायरेक्ट भी बेच सकता है तो उसे उस प्रोसेस की कॉस्ट भी पता होनी चाहिए. इसीलिए यहाँ पर ये लिखा है कि वो जितने भी प्रोसेस से होता है उस प्रोसेस की सेपरेट कॉस्टिंग रिक्वायर्ड होती है. Next comes is unit costing. The system of accounting is utilized generally in those concerns where all the units of the goods produced are of same standard. For example, collieries, cement factories, brick kilns, paper mill, factory of breweries, milk dairies, quarries, etc. जहां पर हम एक जैसी चीजें बनाते हैं और प्रोडक्ट बन के निकल के आती है, उसके बाद हम सारे खर्चे को जितनी प्रोडक्ट बनी उससे डिवाइड कर दें और हमारे पास आ जाए कि इस प्रोडक्ट को बनाने में इतना खर्चा आया, तो उसे हम बोलते हैं यूनिट कॉस्टिंग. कुछ एग्जाम्पल्स हैं यूनिट कॉस्टिंग के. फॉलोइंग आर सम ऑफ द बिजनेसेस एंड द नेम ऑफ द यूनिट्स यूज्ड देयर. कि कौन सा नेचर ऑफ बिजनेस है और उनका यूनिट क्या है. जैसे शुगर मिल है, शुगर मिल जब कॉस्ट कैलकुलेट करेगी तो वो करेगी रेट एट पर क्विंटल शुगर. कॉलरीज जब निकालेंगे, कोयला जो निकालती हैं, रेट एट द रेट पर टन क्विंटल. ब्रिक्स जो बनाती हैं, रेट एट द रेट पर 1000 ब्रिक्स. पेपर मिल निकालती है, रेट एट द रेट पर केजी ऑफ पेपर. गैस इंडस्ट्रीज जो हैं वो यूज करती हैं रेट एट द रेट पर क्यूबिक फीट गैस. इलेक्ट्रिसिटी कंपनी कैसे निकालती है, रेट एट द रेट पर किलोवाट पर आवर.
और मेटल इंडस्ट्रीज रेट एट द रेट पर टन मेटल। तो सिंपल सी बात क्या है कि जितना हमने कोई चीज प्रोड्यूस की, उसको प्रोड्यूस करने में जितना खर्चा आया, वो सारे खर्चे को ऐड करके जितनी यूनिट्स हमने बनाई उससे डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास जो आएगा दैट इज पर यूनिट कॉस्ट। नेक्स्ट आता है सर्विस और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। This system of costing is applied in those industries which provide services rather than producing same kind of product. For example, railway, motor car operating company, airways, hospitals, insurance and banking. ये लोग क्या कर रहे हैं? ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे, दे आर प्रोवाइडिंग अस द सर्विसेज। दिस मेथड इज यूज्ड टू नो द कॉस्ट ऑफ सर्विस रेंडर्ड, लाइक ट्रांसपोर्ट कंपनी uses this system to know the bus fare to be charged from passengers and cost of operating per kilometer. अब जो बस सर्विस है वो कैसे निकालती है कि मुझे यहाँ से वहां तक दूसरी जगह तक कितना किराया लेना है, पर पैसेंजर कितना चार्ज करना है, दैट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट। होटल जो है वो कैसे डिसाइड करता है कि रूम रेंट कितना होगा, समर्स में कितना होगा, विंटर्स में कितना होगा, सीजन में कितना होगा, ऑफ सीजन में कितना होगा। दिस ऑल थिंग्स आर डन थ्रू ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। What is departmental costing? When in a factory the works are distributed department wise, then departmental costing system is applied. Under this system, total cost of department is divided by total units produced in order to calculate the per unit cost, so that cost of various departments can be compared. अगर एक ही जगह पर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं तो हम हर डिपार्टमेंट की अलग से जब कॉस्टिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग। Next is multiple costing system. This type of cost system is applied in those industries where different small parts are assembled to get one new finished product. For example, lock industry, cycle industry, TV, watch industry, etc. For calculating separate cost of each item, more than one costing methods are used. That's why it is known as multiple costing system. असेंबल्ड जो चीजें बनाते हैं वो अलग अलग चीजों को लाकर उसको असेंबल करते हैं और हर लाई हुई चीज की कॉस्टिंग अलग तरीके से की जाती है, इसलिए उसे मल्टीपल कॉस्टिंग सिस्टम कहा जाता है। नाउ लास्ट कम्स टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। अभी हमने क्या पढ़ा? मेथड्स। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? टेक्निक्स की। तो पहली टेक्निक है हमारे पास यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। When several undertakings follow same costing principles and practices, then it is considered as uniform costing. This technique is applied to enable the comparative study of cost. अगर बहुत सारी undertaking एक ही सिद्धांतों पर अपने accounts बनाने शुरू कर दे costing, तो उसे हम क्या बोलते हैं? Uniform costing. Next है marginal costing. In every industry or business, there may be fixed or variable expenses. Fixed expenses or costs do not affect the cost of production if the production is increased or decreased. जब अगर हम प्रोडक्शन को बढ़ाएं या घटाएं, हमें पता है कि ये खर्चा तो होना ही होना है, जिसे हम फिक्स्ड एक्सपेंसेस कहते हैं, तो उससे हमारी टोटल कॉस्ट पे फर्क नहीं पड़ता। बट वेरिएबल एक्सपेंसेस और कॉस्ट आर वेरिड अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द प्रोडक्शन। अगर हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा लगेगी, कम करेंगे तो कम लगेगी। The change in variable cost due to change in production is called the marginal cost. To set the maximum utilization of capacity of resources, the study of marginal costing is useful. क्या मतलब? कि हमें पता होना चाहिए कि हमें कितना आउटपुट रखना है। ये कैसे डिसाइड होता है? ये मार्जिनल कॉस्टिंग डिसाइड करता है। तो ये आप आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे डिटेल में। Next is standard costing. Standard costing system is utilized by small or big concerns to produce the goods economically and efficiently. On the basis of old results or records or costs, new standard costs are fixed during the planning and budgets and in course of time. They are compared with actual cost incurred and variances, whether these are favorable or unfavorable, and analyzed or controlled. कोई भी मटेरियल हमने खरीदना है, कोई भी लेबर हमने लगानी है, हम पहले स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं कि मटेरियल इस क्वालिटी का आना चाहिए, इतनी कॉस्ट का आना चाहिए, लेबर इतनी पड़नी चाहिए, और उसके बाद जब हम एक्चुअल में प्रोडक्शन करते हैं तो जो हमारे रिजल्ट्स आते हैं हम उनको अपनी सोच के साथ कंपेयर करते हैं। सोच मतलब जो हमने स्टैंडर्ड्स फिक्स किए थे, और फिर हम वेरिएंस देखते हैं कि अगर हमारी सोच से कम खर्च हुआ है तो दैट मीन्स वेरिएंस इज फेवरेबल, लेकिन अगर हमारी सोच से ज्यादा हुआ है तो वेरिएंस इज एडवर्स। Next is historical costing.
It is a conventional type of costing. In this system, costs are recorded in the books only after they are actually incurred. तभी लिखेंगे जब खर्चा हो गया, जब तक नहीं हुआ तब तक नहीं लिखेंगे. It may take two forms, post costing and continuous costing. Post costing refers to the ascertainment of cost after the production is completed. जब production हो गई उसके बाद costing को निकालेंगे तो उसे बोलेंगे post costing. Whereas continuous costing refers to the ascertainment of cost as soon as the job is done or even if the job is in progress. जैसे जैसे एक एक स्टेप होता जाएगा हम कॉस्ट को ऐड करते जाएंगे and we will get to know कि कितना खर्चा आ रहा है, उसे हम कहते हैं continuous costing. Then comes direct costing. This is the practice of charging all the direct costs to operations, processes or products, leaving all the indirect costs to be written off against profits in the period in which they arise. कि जो भी डायरेक्ट कॉस्ट होती है, जो भी खर्चा उस प्रोडक्ट को बनाने में होता जा रहा है, हम उसको लेते जा रहे हैं और जो इनडायरेक्ट कॉस्ट हो रही है उनको हम प्रॉफिट के अगेंस्ट जैसे जैसे वो होंगी राइट ऑफ कर देंगे. This method is different from marginal costing because marginal costing में सिर्फ और सिर्फ कौन से खर्चे लिए थे हमने, वेरिएबल एक्सपेंसेस लिए थे, जबकि डायरेक्ट कॉस्टिंग में फिक्स्ड कॉस्ट्स आर आल्सो ट्रीटेड एज डायरेक्ट कॉस्ट इन सम स्पेसिफिक circumstances. Now, what is absorption costing? Absorption costing is the practice of charging all costs, चाहे वो फिक्स्ड हो चाहे वेरिएबल हो, किसी भी तरह की कॉस्ट हो उसको हम प्रोडक्ट में चार्ज करते हैं तो उसे बोलते हैं absorption costing. Under this technique, both fixed as well as variable are charged in the same manner. So here we end with the methods and techniques and elements of cost. Hope you understood it all clearly. There are some books as suggested readings for you all, so you can take any of the above books. Thank you so much.